नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में लेखक नदियों को हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से नदियां बेटियों के समान ही चंचल, शांत, गंभीर, शरारती और उमंगों भरी होती हैं और हिमालय एक पिता के समान अपनी बेटियों की इन सारी शरारतों को देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ 3 हिमालय की बेटियां। लेखक कह रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किन्हें? नदियों को। तो लेखक कह रहे हैं कि अब तक मैंने नदियों को दूर से देखा था। ये नदियाँ बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। जब आप नदियों को एकदम समतल मैदानों में देखेंगे तो आपको देखने पर पता चलेगा कि नदियाँ एकदम शांत स्वभाव से अपने भाव से आगे की ओर बहती जा रही हैं। तो लेखक ने भी नदियों को उसी अवस्था में देखा था। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। संभ्रांत अर्थात शांत, शिष्टाचार और संस्कारी महिला की तरह, भांति मतलब तरह। तो शांत संस्कारी महिला की तरह वो प्रतीत होती थी, जैसे कितनी शांत महिलाएं हैं और समतल स्थान में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों के प्रति लेखक के मन में बहुत ही आदर था, बहुत ही सम्मान था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक ने यहाँ पर नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी आदि कहकर संबोधित किया है। लेखक ने कहा है, जिस तरह मैं माँ की गोद में बैठकर आराम की बहुत ही आरामदायक जीवन की अनुभूति करता था, ठीक उसी तरह मैं नदियों की धारा में जब डुबकियां लगाता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि मैं अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में विश्राम कर रहा हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, लेकिन अब तक क्या था कि अब तक लेखक ने समतल मैदानों में नदियों को देखा था, वो बहुत शांत थी, इसलिए लेखक ने उनकी कल्पना किससे की? बड़े लोगों से, माँ से, दादी से, मौसी से और मामी से। लेकिन अब लेखक ने नदियों का विपरीत रूप देखा है। तो लेखक कह रहे हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, इस बार जब लेखक हिमालय की ऊंचाइयों पर गए तो उन्होंने जाकर नदियों का कोई दूसरा ही रूप देखा। लेखक कह रहे हैं, मैं ये देखकर बहुत ही हैरान रह गया। वो बहुत ही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जब आपने देखा होगा पहाड़ों से नदियाँ बहती हैं तो उनकी धारा बहुत पतली होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं ये देखकर बहुत हैरान हो गया कि दुबली पतली सी गंगा, यमुना, सतलज जब समतल मैदानों में आती हैं तो इनका रूप परिवर्तित होकर कैसे विशाल हो जाता है। किस तरह से? जैसे बच्ची जब छोटी होती हैं तो बहुत ही कोमल, नाजुक सी लगती हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके जीवन का अनुभव उनके चेहरे पर और उनके कार्यों में नज़र आने लगता है। तो लेखक यहाँ पर नदियों की, जब नदियाँ पहाड़ों से, पर्वत से होकर गुजर रही हैं तो उनको बच्चियों का रूप दिया है कि जब वो ऊपर से उतरती हैं, पहाड़ हिमालय से होकर उतरती हैं तो बहुत ही पतली दुबली होती हैं, लेकिन कैसे ये समतल मैदानों में आकर विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। लेखक कह रहे हैं कि जब ये पहाड़ों से नीचे की ओर गिरकर आती हैं तो ये उछलती हैं, कूदती हैं और इनकी जो तीव्र गति होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो खिलखिलाकर हंसते हुए आगे की ओर दौड़ी जा रही हैं। इनका ये भावभंगी अर्थात इनका ये जो व्यवहार है, इनका जो स्वरूप है, भाव मतलब उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनकी जो चेहरे पर भाव नज़र आते हैं और भंगी जो उनका स्वरूप होता है, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। लेखक कह रहे हैं ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे हिमालय की गोद से जब ये उतरती हैं तो ये बच्चियों की तरह शोर मचाती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मैदानों में आती हैं इनका ये सारा उल्लास न जाने कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है,
तब भी इसी कौतूहल और विस्मय नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना कौतूहल या इतनी ज़्यादा जानने की इच्छा नहीं होती, इतना आश्चर्य नहीं होता, जितना कि जब मैं इन बेटियों की बाल लीला देखकर हैरान होता हूँ। लेखक कह रहे हैं, जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो स्वाभाविक है, पता होता है कि वो बचपन में बहुत शरारती होगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। किसी कली को देखता हूँ तो वो भी सामान्य रूप है कि कली है, खिलेगी, फूल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा ध्यान उतना नहीं अटकता। लेकिन जब मैंने हिमालय से हिमालय की बेटियों को उतरते हुए देखा, उनकी बाल लीलाओं को देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और मेरे मन में बहुत जिज्ञासा जागृत हुई कि मैं इनके बारे में विस्तारपूर्वक जानूं, और इन्हें देखकर मुझे बहुत अधिक आश्चर्य भी हुआ। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ दौड़ी जा रही हैं? हिमालय की गोद से कूदकर ये कहाँ आगे की ओर भागी जा रही हैं? इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को क्या बना रखा है? किस चीज़ को अपना लक्ष्य बना रखा है? इनके मन में इतनी बेचैनियाँ क्यों हैं? क्यों ये आगे की ओर दौड़ती जा रही हैं? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही हो जाता है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कह रहे हैं कि हिमालय जो इतना विराट है, मतलब इतना विशाल है, और विशाल हिमालय अपनी नदियों से बहुत अधिक प्रेम भी करता है। तो जब ये अपने पिता हिमालय के प्रेम को पाकर भी स्थिर नहीं रह सकती हैं, इनकी तृप्ति नहीं हुई, इनका मन शांत नहीं हुआ, अतृप्त मतलब जिसकी तृप्ति ना हो, जिसकी इच्छा शांत ना हो, तो अपने महान पिता के प्रेम से भी अगर इन नदियों की मन को शांति नहीं मिल रही, तो वह कौन सी चीज़ है जिस ओर ये भागी जा रही हैं और जहाँ जाकर ये अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर पाएंगी? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, ये भरी घाटियाँ, बदुर अधिकाय, सरसब्ज उपकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। आगे कह रही हैं कि नदियाँ जब आगे की ओर दौड़ती चली जाती हैं तो रास्ते में इन्हें बर्फ़ की पहाड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, घाटियाँ मिलती हैं, और कई सारे पहाड़ों से भरी हुई और कई सारे प्राकृतिक चीज़ें, दृश्य भी मिलते हैं, जिनके साथ ये खेलती कूदती आगे की ओर बढ़ जाती हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं और जब ये इन सारी चीज़ों के साथ खेलते हुए और अपने पिता से आगे की ओर भागते हुए जब काफ़ी दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कील, इन सारे जंगलों में, अब क्या है, ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में, और जब ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में पहुंचती हैं, देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कील आदि के जंगलों में पहुंचती हैं, तो इनके मन में अनेक बातें उभरती हैं कि किस तरह से ये पीछे से आगे की ओर बढ़ती चली आई हैं, किस तरह से ये हिमालय की गोद से उतरती हुई, बहती हुई धरती की तरफ, समतल मैदानों की तरफ दौड़ी हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता है। सिर धुनता मतलब परेशान हो जाता है। जैसे पिता अपने शरारती बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तो वैसे ही लेखक कह रहे हैं न, कोई नहीं जानता कि बेचारे जो हिमालय हैं वो उम्र में बहुत बड़े हो चुके हैं और वो अपनी नटखट बेटियों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, और परेशानी के कारण वो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी बेटियों की शरारतों को बड़ी बड़ी चोटियाँ और चट्टानों से जाकर पूछा जाएगा, तो हिमालय के पास से केवल मौन ही मिलेगा, चुप्पी ही मिलेगी। चुप्पी के अलावा वो अपनी पुत्रियों की, अपनी बेटियों की किसी भी शरारत के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इनके लिए वो उसकी पुत्रियां हैं और अपनी संतान की शिकायत हिमालय किसी से भी नहीं कर सकता। आगे लेखक कह रहे हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र,
ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो ऐसी विशाल नदी हैं कि जैसे ही हम इन दो नदियों के नाम सुनते हैं, कई अनेक धाराओं के नाम, कई अनेक नदियों के नाम हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबू, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। ये सभी छोटी बड़ी जो बेटियां हैं, ये सभी क्या था, हिमालय के सामने ही रहती थीं। वास्तव में अगर बात किया जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियों का स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये दोनों नदियाँ, ये दोनों विशाल नदियाँ किस तरह से बनी हैं? दयालु हृदय के, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल से। यहाँ पर हिमालय कौन है? इन नदियों का पिता। और इसका पिघला हुआ दिल क्या है? हिमालय के ऊपर जमी हुई बर्फ जो पिघलती जाती है और वो जल में परिवर्तित होती जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि दयालु हृदय के पिघले हुए हृदय की एक एक बूंद जब इकट्ठी हुई है, तब जाकर इन दो महानदियों का रूप बना है। और ये दोनों महानदियाँ क्या होती हैं? समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती हैं। लेखक कह रहे हैं कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जो ये नदियाँ हैं, ये किस चीज़ का रूप है? हिमालय की जो पिघला हुआ दिल है उसका रूप है। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठी होकर इन दो महानदियों के रूप में परिवर्तित हुई है। और इन दो महानदियों की जो शैतानियाँ हैं, शरारतें हैं, या इनको संभालने की जो क्षमता है, वो किसके पास है? समुद्र के पास। तो लेखक कह रहे हैं कि समुद्र कितना ज़्यादा सौभाग्यशाली है, जिसको ये शुभ अवसर मिला है कि वो पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़े और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करे, या उनको अपनी जीवन संगनी बनाए। आगे लेखक कह रहे हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा है। अब यहाँ पर लेखक कल्पना कर रहे हैं कि जिन्होंने केवल समतल मैदानों में नदियों को देखा है, उन्होंने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये नदियाँ बच्चियाँ बनकर किस तरह से खेल करती हैं। अपने माता पिता की गोद में तो बच्चे हर तरह से शरारत करते हैं, शोर मचाते हैं, किलकारियाँ दिखाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। वही सारी चीज़ें इन नदियों ने भी अपने बूढ़े पिता की गोद में की हैं। आगे कह रहे हैं कि नदियों का जो रूप है वो पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। लेखक कह रहे हैं लेकिन मुझे इन नदियों के पहाड़ी रूप ने अपनी ओर बहुत ही अधिक आकर्षित किया है, और मैं अपने हिसाब से हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने से बिल्कुल भी नहीं झिझकता। लेखक कह रहे हैं कि मैंने अब तक नदियों को मैदानों में देखा था तो उसकी कल्पना कुछ और थी। जब मैंने नदियों को हिमालय की गोद में देखा तो मेरी कल्पना कुछ और हुई। और जिस तरह से मैंने नदियों को हिमालय की बच्चियां बताया, और ये हिमालय की गोद से दौड़ती हुई समतल मैदानों में आती हैं और कोई इनको संभाल नहीं पाता, लेकिन जब ये नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं तो समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। जिस तरह से एक वैवाहिक लड़की अपने ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो लेखक कह रहे हैं मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती कि मेरे हिसाब से हिमालय ससुर है और समुद्र उसका दामाद, जो उनकी बेटियों को अपने साथ आगे की ओर जीवन व्यतीत करने के लिए लेकर बढ़ रहा है।